नमस्कार। इस वीडियो में हम बी ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के विषय कथेतर गद्य साहित्य में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे जी द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखाचित्र उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में इस रेखाचित्र का विश्लेषणात्मक संक्षिप्त सारांश आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक है, जितने भी रचनाएं संकलित है, उन सभी का जो पीडीएफ है, उन सभी की वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। जो वीडियो जिन टॉपिक्स की वीडियो बन गई है और जिन टॉपिक्स की वीडियो नहीं भी बनी है, उनका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अज्ञे द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखाचित्र उपन्यास सम्राट यह केवल मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का चित्रण नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य साहित्यकार की सामाजिक भूमिका, साहित्यिक मूल्य दृष्टि और आधुनिक हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा का भी अत्यंत गहन विश्लेषण है। यह रचना अज्ञे की पुस्तक स्मृति लेखा में संकलित है। इसमें अज्ञे ने प्रेमचंद को केवल एक महान कथाकार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे मानवीय साहित्यकार के रूप में प्रस्तुत किया है जिसकी मूल शक्ति उसकी व्यापक करुणा, नैतिक चेतना और मनुष्य के प्रति अटूट विश्वास थी। तो आइए इस रेखाचित्र के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से मैं पूरे इस रेखाचित्र का कथासार आपको बताता हूँ। इसका आरंभ होता है जब आगे इस बात पे विचार करते हैं कि उपन्यास सम्राट शीर्षक इसे देना सही है या नहीं। उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रेमचंद को दिया जा सकता है या नहीं। आज के लोकतांत्रिक युग में किसी को सम्राट कहना असंगत सा लगता है, विशेषकर ऐसे लेखक को जिनका पूरा साहित्य ही साम्राज्य विरोधी रहा हो। वे लोक कल्याणकारी साहित्य लिखते थे, लोक मंगलकारी साहित्य की रचना करते थे और साम्राज्य विरोधी रचना करते थे। तो इस समय उन्हें सम्राट कहना यह असंगत सा लगता है। फिर भी यह उपाधि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि समकालीन आलोचकों की दृष्टि में प्रेमचंद का स्थान कितना ऊंचा था। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि उस समय हिंदी उपन्यास का संसार कितना सीमित था, जिसमें प्रेमचंद सर्वोच्च माने गए। आगे बताते हैं कि कवि सम्राट या उपन्यास सम्राट जैसी उपाधियां भारतीय वाचिक परंपरा की देन है, जहां साहित्यकारों के बीच प्रतियोगिता की भावना रहती थी। परंतु प्रेमचंद स्वयं कभी प्रतिस्पर्धा की भावना से साहित्य में नहीं आए। वे साहित्य को साधना और समाज सेवा का माध्यम मानते थे। इसी संदर्भ में एक प्रसंग है, एक घटना का वर्णन है, दिल्ली की घटना का, जिसमें प्रेमचंद बीमार थे और कुछ युवा साहित्यकार उनका इंटरव्यू लेने आए थे, जो कुछ पत्रिका के संपादक थे। वे उनका उद्देश्य प्रश्न पूछना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था कि प्रेमचंद के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए, इनको खिंच वो खिंचाना चाहते थे, कुछ ऐसा निकल जाए जिससे इन्हें ट्रोल किया जा सके। तो वो उस उद्देश्य से उनसे पूछते हैं, उन्हें उकसाने लगते हैं। जब वो लोग पूछते हैं कि आप नए युवाओं के लिए, जो नए लेखक हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, तब प्रेमचंद कहते हैं कि उनके लिए मैं साधना ही बहुत महत्वपूर्ण है, साधना करने का संदेश देता हूँ। तब वो जो दोनों प्रश्नकर्ता थे, वे व्यंग पूर्वक कहते हैं कि आप तो एक पैर कब्र में लटकाए बैठे हैं और हमारे लिए साधना किस काम की। इस अशिष्ट प्रश्न पर भी प्रेमचंद्र विचलित नहीं होते हैं। उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि एक क्यों, मैं तो दोनों पैर ही कब्र में लटकाए बैठा हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि साधना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग से प्रेमचंद की विनोदप्रियता, आत्म संयम और आंतरिक गरिमा प्रकट होती है। आगे बताते हैं कि प्रेमचंद से उनका परिचय पत्राचार के माध्यम से हुआ था। आगे दिल्ली षड्यंत्र कांड में जेल में थे और आगे ने दो कहानियां जेल में ही लिखकर भेजी थी, जो कि जैनेन्द्र प्रेमचंद तक, जैनेन्द्र कुमार
प्रेमचंद तक पहुंचाते हैं। प्रेमचंद उस समय जागरण पत्रिका का संपादन कर रहे थे। तो जागरण के लिए ये कहानियां जैनेन्द्र वो जेल से किसी तरह चोरी छुपे भेजते हैं, तो इसको प्रेमचंद तक पहुंचाते हैं। प्रेमचंद उस कहानी को पढ़ते हैं, दोनों कहानियों को, जिसमें से एक तो राजनीतिक रूप से बहुत गर्म थी और जोखिमपूर्ण थी। दूसरी उन्होंने अपने पत्र जागरण में प्रकाशित करने का निश्चय किया। जब प्रेमचंद ने लेखक का नाम जैनेन्द्र से पूछा तो जैनेन्द्र ने कहा कि इसके लेखक अज्ञेय है। यहीं से अज्ञेय नाम की उत्पत्ति होती है। अज्ञेय को यह नाम पहले बहुत भारी और अस्वाभाविक लगा, क्योंकि जेल से चोरी छुपे वो रचनाएं आई थी, कहानी आई थी, तो इसलिए डायरेक्ट उनके नाम से प्रकाशित नहीं किया गया, नाम बदल कर प्रकाशित करना था। इसलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम देकर यहाँ प्रकाशित किया गया। बाद में जब ये कहानी अज्ञेय तक पहुँचती है पत्रिका के माध्यम से, तो उन्हें बहुत वितृष्णा होती है कि मेरी ही कहानी किसी और के नाम से छपी है। तब बाद में पता चलता है कि उन्हीं का नाम अज्ञेय रख दिया गया है। अज्ञेय को यह नाम पहले बहुत भारी और अस्वाभाविक लगा, पर बाद में वही उनकी पहचान बन गई। इस प्रसंग से प्रेमचंद की उदारता और नए लेखकों को पहचान दिलाने की क्षमता स्पष्ट होती है। आगे बताते हैं कि वे कविताएं भी प्रेमचंद को भेजते थे, पर प्रेमचंद ने कभी उन्हें प्रकाशित नहीं किया। जब अगे ने इसका कारण पूछा तो प्रेमचंद ने अत्यंत सरलता से कहा कि भाई, कविता की मुझे कोई समझ नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि कविताओं का चयन उनके सहयोगी करते हैं। यह स्वीकारोक्ति प्रेमचंद की ईमानदारी और आत्मज्ञान का प्रमाण है। वे उस क्षेत्र में निर्णय देने का दावा नहीं करते थे जिसे वे स्वयं नहीं समझते थे। बाद में जब अज्ञेय ने पुनः कविताएं भेजी और उनसे पढ़ने का आग्रह किया तो प्रेमचंद एक पोस्ट कार्ड भेजते हैं। उसमें लिखा था कि मुझे तो कविता ऐसी पसंद है जैसा इकबाल का यह शेर है। इकबाल का शेर है कि जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर गो से गुंदुम को जला दो। यानी जिस खेत के फसलों से किसान को रोटी मयस्सर नहीं हो, रोटी नसीब नहीं हो, उस खेत के फसलों को जला देना चाहिए। इस प्रसंग के माध्यम से आगे प्रेमचंद की साहित्यिक रुचि और सामाजिक दृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि यह शेर किसान के क्रोध और अन्याय विरोध का प्रतीक है, किंतु वास्तविक किसान अपनी फसल जलाने की कल्पना सहज रूप से नहीं करता। इस चर्चा से प्रेमचंद के भीतर के आदर्शवादी समाज सुधारक और नैतिक चेतना वाले लेखक की छवि उभरती है। इसके बाद आगे प्रेमचंद के राजनीतिक व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं। वे बताते हैं कि प्रेमचंद समाज सुधार और आदर्शवाद से होते हुए राजनीतिक चेतना तक पहुंचते हैं, पर कभी व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं बनते हैं। वे राजनीति के दुरुपयोग से सावधान रहते हैं। जैसा कि आज के दौर में भी जो बहुत लोक प्रचलित लोग हैं उनका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जाता है, तो उससे प्रेमचंद अपने आप को अछूता रख लेते हैं। इसी का वर्णन इसमें है। लाहौर के आर्य समाज सम्मेलन का प्रसंग इसका उदाहरण है। प्रेमचंद वहां एक लिखित भाषण लेकर गए थे, पर मंच पर पहुंचकर उन्होंने उसे नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके विचारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार लखनऊ के प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में भी उन्होंने तैयार किया गया अध्यक्षीय भाषण नहीं पढ़ा। इससे स्पष्ट होता है कि वे किसी राजनीतिक गुट के औजार नहीं बनना चाहते थे। आज्ञे के अनुसार प्रेमचंद का भोलेपन भरा मानवतावाद ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वे मनुष्य पर विश्वास करते थे और इसी कारण राजनैतिक शोषण से स्वयं को बचा सके। यही उनका वास्तविक सम्राटत्व था। इसीलिए उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जा सकता है। इसके बाद आगे साहित्य और साहित्यकार के मूल्यांकन पर विचार करते हैं। वे कहते हैं कि एक लेखक अपने समकालीन साहित्य को केवल पुस्तकीय रूप में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव के रूप में देखे। इसलिए प्रेमचंद को
उन्होंने जिस रूप में अपने समय में अनुभव किया वह किसी अध्यापक या इतिहासकार की तुलना में अधिक जीवंत है। आगे के अनुसार प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को एक युग से दूसरे युग तक पहुंचाया है। जिस प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी कविता को बदला, उसी प्रकार प्रेमचंद ने कथा साहित्य की दिशा बदली है। वे हिंदी उपन्यास को तिलस्मी और अय्यारी परंपरा से निकालकर सामाजिक यथार्थ की ओर ले गए। आगे प्रेमचंद की तुलना पश्चिमी उपन्यासकारों चार्ल्स डिकेंस, विलियम मेकपीस और जॉन ग्लोसवर्थी से करते हैं। उनका कहना है कि प्रेमचंद ने अकेले हिंदी उपन्यास को यह विकास दिया जो कि अंग्रेजी उपन्यास में कई लेखकों ने मिलकर किया था। प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता उनके अनुसार नैतिक यथार्थवाद है। वे केवल सामाजिक यथार्थ प्रस्तुत नहीं करते बल्कि उसके भीतर एक नैतिक चेतना भी बनाए रखते हैं। उनका उद्देश्य केवल अंधेरे समाज का चित्रण करना नहीं बल्कि मनुष्य की नैतिक संभावना को भी बचाए रखना है। आगे बताते हैं कि प्रेमचंद पर लियो टोल्स्टॉय और एंटोन चेखव का गहरा प्रभाव था। विशेष रूप से टोल्स्टॉय की तरह प्रेमचंद भी साहित्य को नैतिक और मानवीय चेतना का माध्यम मानते थे। उनके अनुसार प्रेमचंद के साहित्य का मूल तत्व महाकरुणा है। गोदान का होरी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। होरी अन्याय सहता है पर उसके भीतर करुणा और धर्मबोध बना रहता है। प्रेमचंद भी समाज पर क्रोधित होते हुए अंततः मनुष्य के प्रति करुणा से भर उठते हैं। आगे प्रेमचंद के पात्रों का वर्गीकरण भी करते हैं। उनके अनुसार ये पात्र 3 भाग में बांटे जा सकते हैं। पहला है शोषित वर्ग जिसका शोषण किया गया है। दूसरा शोषक वर्ग है जो शोषण करता है। और तीसरा वर्ग है सहानुभूति रखने वाले लोग। तीसरा वर्ग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यही मनुष्य में अच्छाई और मानवता के विश्वास को जीवित रखता है। प्रेमचंद स्वयं भी ऐसी नैतिक अच्छाई में विश्वास करते थे। आगे आगे कहते हैं कि प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास में कथानक प्रधान था पर धीरे धीरे उनकी दृष्टि अधिक गहरी होती गई। कफन और पूस की रात जैसी कहानियों में मूल्य लेखक द्वारा आरोपित नहीं है बल्कि कथा के भीतर से स्वतः उत्पन्न होते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रेमचंद के पात्र डिकेंस के पात्रों की तरह अत्यधिक व्यक्तिगत और स्मरणीय नहीं बने रहे। इसका कारण यह है कि प्रेमचंद का मुख्य लक्ष्य सामाजिक सत्य प्रस्तुत करना था जबकि डिकेंस अधिक मानवीय व्यक्तियों पर केंद्रित थे। फिर भी प्रेमचंद का महत्व कम नहीं होता क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज की सामूहिक आत्मा को स्वर दिया। आगे के अनुसार प्रेमचंद पूरी तरह आधुनिक नहीं थे क्योंकि उन्होंने परंपरागत नैतिक मूल्यों को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया, पर उनकी सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि सामाजिक अन्याय का विरोध करते हुए भी उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को संकुचित नहीं होने दिया। वे कहते हैं कि बाद के उपन्यासकार तकनीकी दृष्टि से प्रेमचंद से आगे हो सकते हैं पर प्रेमचंद की व्यापक करुणा उन्हें आज भी महान बनाती है। भारतीय समाज आज भी मूलतः नैतिकता में विश्वास करता है, इसलिए प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है। आगे साहित्यिक विरासत की संकीर्ण धारणा का भी विरोध करते हैं। उनके अनुसार साहित्य किसी की निजी संपत्ति नहीं होता। प्रेमचंद की वास्तविक विरासत वही लेखक आगे बढ़ाता है जिनमें व्यापक मानवीय संवेदना है। इस दृष्टि से फणीश्वरनाथ रेणु और अमृतलाल नागर को प्रेमचंद की प्रेम परंपरा का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं। अंत में आगे कहते हैं कि उन्होंने कभी प्रेमचंद को काटने की आवश्यकता महसूस नहीं की। वे उनसे भिन्न होते हुए भी उन्हें साथ लेकर चल सके, यही उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। इस प्रकार समग्र रूप से देखें तो उपन्यास सम्राट केवल प्रेमचंद का संस्मरण नहीं बल्कि हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा, साहित्य और समाज के संबंध,
नैतिक यथार्थवाद, मानवीय करुणा और साहित्यकार की सामाजिक जिम्मेदारी पर लिखा गया अत्यंत गंभीर और विचारोत्तेजक रेखाचित्र है। इसमें अज्ञे ने प्रेमचंद को केवल एक महान कथाकार नहीं, बल्कि भारतीय समाज की जागृत आत्मा के रूप में स्थापित किया है। तो इस प्रकार हमने सारे प्रसंगों को बारी बारी से डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आप इस पूरे रेखा चित्र को समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में माखनलाल चतुर्वेदी जी के ऊपर जो रेखा चित्र इनका लिखा गया है अज्ञेय जी का, जो कि है एक भारतीय आत्मा एक चुनौती। तो उस वीडियो के साथ वही कथेतर गद्य साहित्य की अंतिम वीडियो हमारे चैनल पर होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।